ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये आपके सामने पेपर 2 है, वेरिएंट 2 2020 मई जून। तो आपको इसको तैयार करना है। देखिए, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, अक्सर मैं अपने पेपर के साथ ये बात करता हूँ कि जब भी ये कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों आप, तो क्वेश्चन को पूरा रीड करें, उसके कंटेंट्स को अंडरस्टैंड करें और गिवन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग उसकी स्टेटमेंट को मैच करें। अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड करें, उसके बाद उसके मेथड को जो है उसका आइडिया डेवलप करें और फिर स्टार्ट करें। और एक और रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि आप बिफोर स्टार्ट द पेपर काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल्स, ताकि आपको बाकी भी पेपर्स और उसकी वीडियोस जो है वो मिलती रहे। तो ये आपके पास देखें, क्वेश्चन 1 है, स्टीफन हैड एन एनुअल इनकम of $21,500 in 2018. His annual income increased to $22,790 in 2019. Calculate the percentage increase. देखिए, हम इसको जो दो तरीके से कर सकते हैं, एक रेशियो मेथड से और एक डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट से। तो आपके पास इसके लिए है कि ये आपके पास 2018 की इनकम है, तो आपके पास ये इंक्रीज बाई 22,790। तो आप इसकी इंक्रीजिंग अमाउंट फाइंड कर लें। इंक्रीजिंग अमाउंट तो वो आपके पास 22,790 माइनस 21,500, तो दिस बिकम सिंपली डॉलर, आपके पास 1,290 डिफरेंस आ रहा है। अब नाउ इंक्रीजिंग परसेंटेज आपने फाइंड करनी है। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को स्टेटमेंट के तरीके से सॉल्व किया करते हैं। 1290 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 21,500 एंड मल्टीप्लाई 100%। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको विद कैलकुलेटर 6% आंसर देगा। सिमिलरली इसका सेकंड मेथड रेशियो मेथड है, उसमें आप क्या करेंगे कि 2018 और 2019 का कंपैरिजन करेंगे। 2019, अब आपके पास ओरिजिनल जो है 21,500 2018 में है, तो 2019 में वो 22,790 हो जाता है। ओरिजिनल आपका 100 है, तो फिर व्हाट विल बी दी 2019 इन 2019। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रेशो मेथड में आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 21,500x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 22,790 for value of x 100 multiply 22,790 divided by 21,500। तो ये आपको आंसर देगा 106%। इसमें 100 क्योंकि ओरिजिनल है तो सिंपली आपके पास 6% आंसर आ जाएगा। तो ये दो मेथड से आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। सेकंड पार्ट, स्टीफन इन्वेस्ट $1,216 in a bank. The bank pays simple interest यूज हो रहा है at a rate of 2.5% per year. Calculate the amount Stephen has in the bank at the end of 3 years. तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है। पहले हम इसका इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, PRT/100। देखिए, याद रखें कि जो वैल्यूज या जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, बारो करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। ये आपके पास पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो परसेंटेज गिवन होती है दैट इज रेट, ये रेट होता है। और जो टाइम होता है वो आपके पास टी होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपके पास 1260 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 100। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट बनता है $94.5। ये कैलकुलेटर से आपने निकालना है। कैलकुलेट द अमाउंट स्टीफन हैज इन द बैंक, हमें अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो हम इसको प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे। देखिए, मैं फिर कह देता हूं आपसे कि भी जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको वर्ड के तरीके से सॉल्व किया करते हैं।
स्टेप्स में विदाउट वर्डिंग नहीं किया करते, तो ये आपके पास सिंपल इसकी ऐड करके अमाउंट बनेगी $13,153.54.5, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी और इसको हम आंसर स्पेस पे नोट करेंगे यहां पे। सी पार्ट, स्टीफन चेंजेस 4,300 इंडियन रूपी इनटू डॉलर। ये एक्सचेंज रेट आपने बनाना है, इसको कन्वर्जन कर रहे हैं हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। एक्सचेंज रेट इज $1 67.8 इंडियन रूपी। तो आपके देखें कि यहाँ पे डॉलर जो वो स्ट्रांग है, तो आपने अमाउंट को एक वीक यूनिट से, वीक वैल्यू से हम स्ट्रांग वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो डिवीजन होगी। जब भी हम स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन करते हैं, जब बिगर को स्मॉलर यूनिट में ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं कि आपके पास यहां से इस रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं आप, कि ये आपके पास 67.8 इक्वल टू $1, ये $1 के इक्वल है, इंडियन रूपी है ये, इंडियन रूपी, और ये आपके पास ये। तो व्हाट विल बी दिस 4,300 इंडियन रूपी, व्हाट विल बी द डॉलर एक्स। तो ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सिंपली रेशियो मेथड हमने यूज कर लिया 4,300, and now this is 4,300 divided by 67.8। आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये डॉलर आपके पास आंसर आएगा 63.42। बट देर इज रिक्वायर्ड वर्क आउट हाउ मच ही रिसीव्स, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। तो उसको ये पॉइंट जो पार्ट ऑफ द डॉलर नहीं चाहिए, एग्जैक्टली डॉलर विल बी 63, ये आंसर आपके पास होगा। आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करके भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतने सारे स्टेप्स हों, क्योंकि हम वी आर गोइंग फ्रॉम स्मॉलर टू द बिगर यूनिट, तो आपको यहाँ डिवीजन जो है वो करनी होगी। Question 2, part A. The length of a rectangle is 6 centimeter more than its width, W. The perimeter of the rectangle is 37. Form an equation in W and solve it to find the width of the rectangle. देखिए मैं फिर आपसे बता देता हूं, बार बार कह रहा हूं कि जब भी आपने कोई क्वेश्चंस करना हो तो डोंट बी हरी, आप उस क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड करें, उसके कंटेंट्स को अंडरस्टैंड करें। यहां पे आपके पास इसके मेंशन है रेक्टेंगल, मोर, विड्थ और पेरीमीटर 37, तो ये आपने इक्वेशंस बनानी है, ये डिफरेंट कंटेंट्स इसके। तो डेफिनेटली आपका रेक्टेंगल इस टाइप का होता है, तो यहां से आपके पास ये रेक्टेंगल, यानी कि अगर उसकी विड्थ W है तो दिस विल बी 6 प्लस W, क्योंकि 6 इज मोर, लेंथ इज 6 मोर देन W, तो यह विड्थ। तो आपके पास पेरीमीटर इज आल्सो गिवन 37, और आपको पता है कि पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। Putting the values here simply, length is 6 plus W and breadth is W also. तो ये आपके पास 37, 2 into 6 plus 2W, सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, दिस इज 12 plus 4W, दिस इज 37, ये आपकी इक्वेशन बन गई। नाउ इट्स सॉल्व फॉर द W, 12 उधर जाके माइनस करेंगे, 4W is equal to 25, और W के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो दिस विल गिव अस 6.25 आपके पास आंसर आ जाएगा ये। तो 6.25 हम यहाँ पे इसको स्टेट कर देंगे, इसकी आंसर स्पेस पे इसका आंसर लिख देंगे। बी पार्ट, a rectangle 20 centimeter by 8 centimeter is cut from a rectangle 28 centimeter by 15 centimeter। एक बिग रेक्टेंगल आपके पास 28 है और उसकी ब्रेथ जो है 15 है, और उसके अंदर से ये वाइट रेक्टेंगल कट किया है 20 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ईच इन मेजरमेंट इज गिवन करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ द शेड रीजन। देखिए ये अपर बाउंड जो वर्ड है ये एस्टिमेशन से है, यानी कि कोई वैल्यू अगर डेसिमल में भी है तो उसे करेक्ट टू इंटीजर्स तक उसने मेंशन किया। हो सकता है कि ये मेजरमेंट जो है वो 28.1 हो तो उसने 28 लिखा हुआ है, हो सकता है ये 14.9 हो तो इसको करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर उसने 15 पे करेक्ट कर लिया है, जो उसकी नियरेस्ट होल वैल्यू बनती है। रिमेंबर कि कभी भी कोई मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होती। अगर हम ये एक ही लेंथ को डिफरेंट स्टूडेंट को मेजर करने के लिए दें, दे विल बी नेवर गिव द सेम आंसर, वो सेम आंसर कभी भी नहीं देंगे।
डेफिनेटली पॉइंट में कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है, उसमें मैन एरर होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर भी होता है, डिफरेंट मैन इंटेंशन भी हो सकती है, बाइस्ड हो सकती है। तो इस तरह से हम उसको फिर अपर बाउंड या लोअर बाउंड के करीब जो है उसे एस्टिमेट कर लेते हैं अपने सफिशिएंट आंसर के लिए। तो देखें, और जब भी अपर बाउंड फाइंड करना हो, इसका मतलब है वो आपसे मैक्सिमम आंसर रिक्वायर कर रहा है। देखें, इसको स्टूडेंट दो तरीके से करते हैं कि सिंपली बिग रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया माइनस करके और आंसर को अपर बाउंड बनाते हैं। वो मेथड ठीक नहीं है, क्योंकि जो एरर है वो उसकी हर मेजरमेंट में है। तो हम हर मेजरमेंट को अपर बाउंड लोअर बाउंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनके एरियाज फाइंड करेंगे और फिर फाइनल आंसर आपके बनेगा। तो सिंपली आपके पास यहां से देखें, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, ये हमें फाइंड करना होगा। एरिया बिग रेक्टेंगल के लिए इसकी लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, बिग रेक्टेंगल में से स्मॉल रेक्टेंगल को माइनस करना है। तो हम चाहेंगे कि बिग रेक्टेंगल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। तो 28.5 मल्टीप्लाई 15.5, क्योंकि नियरेस्ट सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का हाफ 0.5 ऐड करने से अपर बाउंड बनेगा, 0.5 माइनस करने से लोअर बाउंड बनता है। तो अब आपके पास, क्योंकि हमने ये दो रेक्टेंगल्स के एरिया को माइनस करना है और मैक्सिमम आंसर देना है, तो हम बिग रेक्टेंगल को मैक्सिमम करेंगे। ये आपके पास वैल्यू बनेगी 441.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नाउ एरिया ऑफ व्हाइट रेक्टेंगल, व्हाइट रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें, क्योंकि डिफरेंस करना एरिया का, तो हम चाहेंगे कि ये व्हाइट एरिया जो है इसका एरिया मिनिमम हो, ताकि हमारे पास अपर बाउंड या मैक्सिमम आंसर आए। तो दिस विल बी 19.5 मल्टीप्लाई 7.5 विल गिव अस लोअर बाउंड एरिया ऑफ द व्हाइट रीजन। तो दिस इज 146.25। ये आपके पास व्हाइट का है। तो ये अपर बाउंड एरिया है और ये लोअर बाउंड एरिया है दोनों रेक्टेंगल्स का। अब हमने अपर बाउंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हमें फाइंड करना है। तो हम अपर बाउंड ऑफ बिग माइनस लोअर बाउंड एरिया ऑफ स्मॉल या व्हाइट, इसको हम कर लेंगे। स्टेटमेंट आप अपनी सुटेबिलिटी के मुताबिक बना सकते हैं। दिस इज 441.75 माइनस 146.25, दिस विल गिव अस द मैक्सिमम आंसर 295.5। ये इसका अपर बाउंड एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ लाइट L is fixed on a building 8 meter above the base B. ये 8 meter above the base B light L है of the building. A point P is on the horizontal ground 12 meter from B. ये आपके पास 12 meter from B है। Calculate the angle of elevation of L from P. L को फ्रॉम P से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होता है टूवर्ड्स अबव साइड, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। आपको ये फाइंड करना है। देखिए, मैं थोड़ा सा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए आप मेरी वीडियो भी विजिट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग या कोई भी इसी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं फॉर एनी पॉइंट, किसी पॉइंट से, फर्ज के यहाँ पे ऑब्जर्वर आई है ये, तो ये 3 साइड्स इसकी पर्टिकुलर साइड है कि वो इसके टॉप को भी ऑब्जर्व कर सकता है और इसकी हॉरिजेंटल सरफेस को भी ऑब्जर्व करता है डायरेक्टली, और एक इसके बॉटम को भी ऑब्जर्व कर सकता है। तो किसी की पर्टिकुलर साइड जो ये 3 होती हैं, तो किसी भी ऑब्जर्वर आई की हॉरिजेंटल लाइन से जो अबव साइड पे एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजेंटल आई से, हॉरिजेंटल साइड से जो बिलो साइड पे बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। आप इसका ऑब्जर्वेशन ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हिल है और ऑब्जर्वर जो है वो हिल के ऊपर है, यहां पे, यहां ऑब्जर्वर आई है आपके पास, ये ऑब्जर्वर आई है। अब आपके पास फर्ज किया कि वो अगर किसी बर्ड को यहां पे वॉच कर रहा है, देख रहा है, तो ये उसकी जो है ये उसकी साइट बनती है।
तो ऑब्जर्वर आई की जो हॉरिजेंटल लाइन होगी, ये इमेजिनरी लाइन हम कंसीडर करते हैं, इसके साथ जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर वो ग्राउंड पे किसी बोट को या किसी गाड़ी को जो ऑब्जर्व करता है यहां पे, तो इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो ये साइट आई बनेगी, ये जो विजिट बनेगा, ये ऑब्जर्वेशन लाइन बनेगी, तो इस हॉरिजेंटल लाइन से दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन गिवन होती है इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज रॉन्ग, ये नहीं होता एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम पैरेलल लाइन की वजह से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां एज ए अल्टरनेट कंसीडर कर लेते हैं। तो रिमेंबर, इस तरह से हम एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन। इसमें हमें एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये फाइंड करना है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये आपके पास एडजेसेंट या बेस है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये एंगल एक्स आपने फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्स फाइंड करेंगे, दैट इज बेस, ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस ये होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस आपके पास वो गिवन है। तो इसमें आप रखें 8/12, और एंगल फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे, tan इनवर्स 8/12 ये आपके पास होगा। अब सिंपल आपने शिफ्ट tan इनवर्स और ब्रैकेट में 8/12 करके आप फाइंड करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आएगा 33.7 डिग्री। तो इस तरह से हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हम आंसर स्पेस पे इसको मेंशन करेंगे, ये एंगल आएगा आपके पास। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, a ladder is placed on ground at Q to reach the lighthouse L, light L तक। ladder makes an angle of 70 with the ground, ये गिवन है, ये इसकी बिल्डिंग हाइट 8 है। QL फाइंड करना है। QL आपका इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होता है। तो यहां सिंपली एंगल गिवन है, उसकी ऑपोजिट साइड गिवन है, और ये हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 70 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये आपके पास सम पीपल हैव कर्नी ब्राउन हेयर, उससे भी आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज QL। तो ये आपके पास यहां से QL फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 8/sin70, इसको सिंप्लीफाई करें, 8 को sin 70 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आएगा 8.51 मीटर, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहां से ये इसमें है, अ वर्टिकल पोल RS of length 1.6 meter is placed touching the horizontal ground, लाइट प्रोड्यूस अ शैडो TS, ये लाइट जो है इससे शैडो TS बना रही है, ऑफ द पोल ऑन द हॉरिजेंटल ग्राउंड। LRT इज अ स्ट्रेट लाइन एंड TB इज 6.5 मीटर। TS फाइंड करना है। देखिए ये दो मेथड से हो सकता है, एक इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स का रूल भी यूज होता है, और एक आप tan के मेथड से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सिमिलर ट्राइंगल्स का रूल यूज करें, तो देखिए मैं यहां पे एक एक्सप्लेन कर देता हूं कि सिमिलर ट्राइंगल में जब भी कोई ट्राइंगल आपके पास होती है, फर्स्ट क्या ये ABC है, इसके अंदर हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करें दैट इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, इसके पैरेलल है, तो इस तरह से दो सिमिलर ट्राइंगल बन जाती है, एक ये वाली और एक ये बिग ट्राइंगल। सेम इज हेयर, ये आपके पास ये सिमिलर ट्राइंगल्स बन जाती है, एक आपके पास TBL है और एक TSR है, क्योंकि ये एंगल इसके, ये भी एंगल 90 है, इसी तरह से ये वाला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये कॉमन एंगल सेम है दोनों में, तो आपकी ये तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहां पे रेशियो मेथड यूज करेंगे इसका, तो जो आपका सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए, तो वेरी सिंपल, आप स्मॉल ट्राइंगल का TS is proportional to the TB equal to, this is SR over BL। तो ये आप सिंप्लीफाई करें, TS आपने फाइंड करना है, दिस वैल्यूज इज, तो ये आपके पास TB है 6.5 और SR आपके पास 1.6 है और BL आपके पास 8 है।
बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये हम सिमिलर ट्राइंगल्स का रूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आपके पास बनती है जब आप इसको 6.5 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास, इसका आंसर आएगा, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1.3 मीटर। तो ये फाइनल आंसर आपको होगा। और इसको आप 10 के मेथड से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस एंगल, ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। अब क्या होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा बेस है, तो आप ये भी कर सकते हैं। 10x इज इक्वल टू 8/6.5। इससे एंगल आ जाएगा आपके पास। जब एंगल आ जाएगा तो फिर स्मॉल ट्राइंगल्स का ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग 10x जो भी एंगल की वैल्यू आती है 1.6/TS, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे और डिवाइड करेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा आपके पास। Question number 4, part A. Table summarize the time M hours that each student in a year's group spent listening to music in one day. Some of the results are shown on the histogram. ये हिस्टोग्राम एक टेबल बना हुआ है। देखें, इसमें याद रखें कि जब भी हिस्टोग्राम का वर्ड आ जाए और टेबल बनाओ तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये हिस्टो इक्वल इंटरवल्स का है या अनइक्वल इंटरवल्स का है। अगर ये इक्वल इंटरवल्स हैं, ये जो इंटरवल्स और ये क्लासेस बनी है, अगर इनकी विड्थ सेम है तो फिर तो कोई मसला नहीं होता, फिर हिस्टोग्राम डायरेक्ट बनता है, फिर प्रोपोर्शनैलिटी बनाना जरूरी नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये विड्थ सेम नहीं है, जैसे ये 0 से 1 है और ये 1 से 1.5 है, तो यहां 1 यूनिट की विड्थ है, यानी कि यहां जो है म्यूजिक सुनने के लिए 1 मिनट दिया गया है 1 आवर, और यहां 30 मिनट्स मिले हैं। तो ये दोनों कंपैरिजन इक्वल नहीं हो सकते, तो हम फिर इनके दरमियान कंपैरिजन इक्वालिटी जो है वो क्रिएट करते हैं। तो जब भी अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं तो रिमेंबर, फिर आपका हिस्टोग्राम या तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे बनेगा या फिर हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स पे बनेगा, ये याद रखें। उसके बगैर अगर आप बनाएंगे हाइट ऑफ रेक्टेंगल पे, तो हाइट ऑफ रेक्टेंगल हम यूज नहीं करते। 99% फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ही हम यूज करते हैं, और इसी के ही टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टाइप की जो है वो हिस्टोग्राम बनी हुई है। तो रिमेंबर, आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड को समझना है और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। फिर मैं रिपीट करता हूं, जब भी हिस्टोग्राम का वर्ड हो, सबसे पहले आप चेक करेंगे ये जो क्लासेस हैं, ये जो इंटरवल्स हैं, जो आर्स हैं, जो मेजरमेंट हाइट्स जो दी होती हैं इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, इनकी गैप्स, इनकी विड्थ इक्वल है या नहीं है। अगर ये अनइक्वल होंगे तो फिर ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हिस्टोग्राम बनेगा। अब यहां पे उसने क्वेश्चंस दिया हुआ है कि आपके पास 0 से 1 आवर्स तक जो है वो 8 फ्रीक्वेंसी है, जो म्यूजिक सुनने वाले लोग जो हैं। उसके बाद 1 से 1.5 तक 10 है, 1.5 टू 3 जो है वो 2 है, और उसके बाद ये आपके पास 1.5 टू 2, और 2 टू 2.5 तक 14 है, 2.5 टू 3.5 23, 3.5 टू 5 देखिए 1.5 का गैप है। तो उसके बाद ये आपके पास 5 टू 7 2 की विड्थ आ रही है 12। तो ये अनइक्वल इंटरवल्स हैं, तो इसकी हिस्टोग्राम आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे बनेगी। अब वो सबसे फर्स्ट पहले जो उसका पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट, तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये पी की जो इंटरवल्स है वो आपके पास है 1.5 टू 2, और P हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, देखिए हम ये स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं क्योंकि पेज जो है उसके सामने ये क्लियर नहीं है। तो यहां से 1.5 टू 2 ये जो हिस्टोग्राम में शो करता है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 30 है। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला जो है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये 30 है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, और ये आपके पास 30 है। तो ये आपके पास यहां से फ्रीक्वेंसी, और इस इंटरवल की क्लास 0.5 है, तो यहां से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 15 आ जाएगी। तो वेरी सिंपल, आपके पास जो इंटरवल 1.5 से 2 तक है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास फिर 15 आ रही है। तो अब हम वापस जाते हैं उसके पास
कि अपने इसको चेक करेंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंग इसको बाकी भी चीजें मैनेज करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसका हिस्टोग्राम करना, उसके लिए हमारे पास हर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होनी चाहिए। तो मैं यहां पे बना लेता हूं क्योंकि ये हमें ऊपर स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। तो आपके पास जो 0 से 1 तक का है उसकी आप ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनती है। ओके, इसकी हम हिस्टोग्राम की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इधर बना लेते हैं कि आपके पास 0 से 1 तक जो इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास बनती है 8 है, और उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास ये 1 इंटरवल है 8 ही बनेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास लेंथ होती है। अब उसके बाद 1 टू 1.5 ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जब हम इसको 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, 0.5 से डिवाइड करेंगे 10 ओवर तो ये 20 आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से ये हम इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाते चले जाएंगे। तो इसी तरह से ये आपके पास 1.5 टू 2 ये फ्रीक्वेंसी आपके पास 15 है, अभी आपने इसे फाइंड किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास 30 आ रही है। इसी तरह से 2 से आपके पास है 2.5, 2 टू 2.5 तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है 14, तो ये आपके पास 28 बनेगा 14। और उसके बाद 2.5 टू 3.5 ये 1 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास है 23, और ये 23 ही रहेगा। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम बना रहे हैं। इसी तरह से आपके पास यहां पे 3.5 टू 5 ये 1.5 लेंथ है इसकी, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 18। तो जब आप 1.5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 12 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनेगी। और 5 टू 7 इसकी फ्रीक्वेंसी 12 है, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। इसके अकॉर्डिंग हमें इसे हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है। तो देखें ये आपके पास ग्रिड बनी हुई है, ऑलरेडी 3 हिस्टोग्राम उसने ड्रॉ की हुई है, हमें इसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करना है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट कलर से कि ये यहां से 0.2 तक ऑलरेडी जो है वो 1.5 से 2 तक है, 2 से 2.5 तक आपके पास 28 है, 2 टू 2.5 तो ये 1 2 3 4 5 यहां से हम इसको लेंगे 2 टू 2.5 28 आपके पास आ जाएगा, ये है 25 2 टू दिस, तो ये आपके पास 28, यस ये 28 बन गया आपके पास। 2 टू 20 ये आपके पास 2 टू 2.5। अब 2.5 टू 3.5 ये आपके पास 23 है, तो 23 आपके पास यहां से 3.5 1 2 3 4 5 देखिए इस तरह से आपने ये लेना है, और इसको 23 तक 20 21 22 23 यहां तक, तो इसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपके पास बन गया। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और इसके अकॉर्डिंग अब आपके पास 3.5 टू 5 12 है, 3.5 टू 12 तो ये 5 तक आपने 12 तक इसको रेज करना है, 12 12 12 12 12 ये 10 11 और 12 यहां तक आ जाए, इसके साथ इसको ज्वाइन कर दें तो ये आपकी हिस्टोग्राम बनेगी। सिमिलरली 5 टू 7 आपका 6 है, तो यहां से 6 तक ले जाएं आप 5 और ये लाइन 6, यस इस तरह से आप हिस्टोग्राम इसका बना सकते हैं। Next part of this question, this table summarize the time C hours
that each student in a group of 50 students spent cooking in 1 week। तो देखें ये इंटरवल्स पे गिवन है। ये टेबल आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल है, ऐसी फ्रीक्वेंसी टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और ये ग्रुप डाटा है। जब भी ग्रुप डाटा का आपके पास मीन फाइंड द कैलकुलेट द एस्टिमेटेड मीन फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जब भी आपके पास ग्रुप डाटा होता है, ग्रुप डाटा उसको कहते हैं जब फ्रीक्वेंसी टेबल के साथ गिवन होता है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। यहां सिग्मा का वर्ड जो है वो सम के लिए, ये जो सिग्मा है ये सम के लिए यूज होता है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स। एफ क्या है? एफ तो ये फ्रीक्वेंसी है, और एक्स क्या होगा? हर इंटरवल की मिडल वैल्यू। जैसे 0 और 2 की मिडल वैल्यू 1 है, इसको, और ये F8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Fx आपका 8 बनेगा इस इंटरवल का। इसी तरह से इसकी मिडल वैल्यू 3 है, 16 से मल्टीप्लाई करके 48 बनाएंगे। इसी तरह इनकी मिडल वैल्यू 5 है, ये 15 से मल्टीप्लाई होकर 75 बनेगा। इसकी मिडल वैल्यू 7 है, तो ये 49, और इसी तरह से ये 9 है तो ये 36। जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये 216। ये आपके पास सिग्मा एफ एक्स, इसको हम जो है वो कॉल करते हैं, हम इसे सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स, ऑल प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स। और सिग्मा एफ आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज 50। वो तो 50 है, ऊपर मेंशन भी है। तो सिंपली जब आप इसकी वैल्यूज को यहां पे 50 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव अस 4.32। ये आपके पास इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, एस्टिमेटेड मीन आपके पास अर्थमेटिक मीन। ओके, नेक्स्ट पार्ट, ड्रा द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डायग्राम ऑफ दिस टेबल। इस टेबल को मैंने यहां ड्रॉ कर लिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एडिशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जैसे ये आपके पास 0 से 2 तक है, तो यहां 8 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, 8 पीपल यूज हो रहे हैं। 2 to 4 के बिटवीन 16 है, तो अप टू 4, टोटल अप टू 4, ये अप टू 2 है, दिस इज अप टू 4। आपके पास ये प्रीवियस को ऐड करते हैं, यानी कि 0 से लेके 4 तक टोटल 24 यूनिट्स बन रहे हैं, 24 एलिमेंट्स बन रहे हैं या पीपल बन रहे हैं। इसी तरह से 0 to 6 जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये टोटल 39 बन जाएंगे। इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम इसे स्क्रॉल करते हैं ताकि हम इसकी ये डायग्राम जो है वो कर्व बना सकें। तो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना, तो ये हमारे पास है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, वो 0 to अप टू द इंटरवल तक बताता है। जैसे 0 से 8 तक टोटल फ्रीक्वेंसी 46 है, 0 to 10 तक टोटल 50 है, जो ऑलरेडी हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये आपके पास यहां से बनेगा, तो अप टू 2 तक 8 है, तो 2 के सामने 8 जो है, 2 के सामने 8 पे हम इसे मार्क करेंगे। ये आपके पास ये 0 से 2 तक 8 है। उसके बाद अप टू 4 24, तो 4 के ऊपर 24 पे हम जाएंगे। दिस इज 20, 21, 22, 23, 24, यहां पे ये मार्क हो जाएगा। उसके बाद अप टू 6 39, 6 के सामने 39 पे जाएंगे, 6 के सामने 39, तो ये आपके पास यहाँ पे 30, यस। और ये आपके पास 39, और फिर अप टू 8 जो है वो 46, 40, 41, 42, 43, 45, 44, 44, 45, 46, ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये 50। तो अब हमने इसकी कर्व ड्रॉ करनी है, तो वेरी सिंपल, बड़ा स्मूथली कर्व जो है वो आपने इसकी ड्रॉ करनी है। कर्व ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो इन पॉइंट्स के अंदर से पास कर रही हो। तो इस तरह से एक स्मूथ कर्व आपने फ्री हैंड करना है, स्केल यूज नहीं करना। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होगी। अब यूज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम टू फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द मीडियन। मीडियन आपका मिडिल वैल्यू को कहते हैं, वो आप हॉरिजेंटल आर से जो है वो पिक करेंगे। तो आप इसके लिए मीडियन के लिए 50% R1/2,
50% ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू विल गो टू हॉरिजेंटल। तो आप यहां से 50 का 50% जो है वो 25 होता है। 1 2 3 4 5, यहां इसके सामने कर्व से आप इस वैल्यू को उठाएंगे तो ये आपके पास, ये यहां पे आपके पास 3 पॉइंट ऑलमोस्ट ये इस तरह से, ये 4 से थोड़ा सा 3.9 समथिंग या 4 जो है ये इसके पास आ जाता है 25 पे। तो ये यहां तक 1 2 3, ये आपके पास ये 3 है, 3.2 3.4 3.5 3.4 3.2, ये है 3.2 3.4 3.6 3.8। तो ये आपके पास 3.89 ऑलमोस्ट आपके पास 4 देख लें। ये बड़ा केयरफुली आपको जो है ये करना पड़ता है, या इसकी रेंज होनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये 3.9 या 4 ऑलमोस्ट, क्योंकि कर्व जो है वो बड़ी स्मूथ आपकी होनी चाहिए, मुझे ये कर्व थोड़ा सा इसका टेढ़ लग रहा है 4, तो 3.9 हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये वैल्यू आपकी इसके पास होगी 3.9, या 4 भी लिख सकते हैं, 4.1, इसमें रेंज होती है आपके पास, क्योंकि हम कभी भी एग्जैक्ट नहीं बना सकते। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट नहीं है, बस यही पार्ट था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, शो योर वर्किंग। ये पेपर 2 में लाजमी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, मुफ्त के नंबर होते हैं इसमें। ये 2 इक्वेशंस हैं, आप इस इक्वेशंस को 1 कह दें, इस इक्वेशंस को 2 कह लें। अब हमने क्या करना होता है कि किसी एक के कोफिशिएंट सेम करते हैं, या किसी एक में से x और xy की वैल्यू को सब्जेक्ट करके दूसरे में पुट कर देते हैं। तो हम इसको सेम द कोफिशिएंट, इक्वल द कोफिशिएंट करते हैं कि हमारे पास ये माइनस है ये प्लस है, और उसके कोफिशिएंट हम सेम करेंगे जिसके साइन डिफरेंट हो, क्योंकि फिर बाद में हमें साइन नहीं चेंज करने पड़ते। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि इस फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 11, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x प्लस 3y इक्वल टू -6। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा आपको 6x माइनस 12y इक्वल टू 33, और ये देगा आपको 12x प्लस 12y इक्वल टू -24। तो ये ऑलरेडी आपके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों ऐड करके आप 18x बनाएंगे, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपको 9 देगा, और x की वैल्यू आपके पास सिंपली यहां से x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 18 को डिवाइड करेंगे, पुट इन 1 और 2, किसी एक में पुट कर देंगे 1 या 2 में। तो हम यहां पे इसे 1/2 है, हम इसको 1 में पुट कर लेते हैं। 2x की जगह 1/2 पुट किया है, -4y इक्वल टू 11, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 उधर जाके इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेगा, तो -4y इज इक्वल टू 10, -4 से डिवाइड करेंगे 10 बाई -4, 2 2 जा 4, 2 5 जा दिस, -2.5। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 1/2 या 0.5, और ये -2.5। तो ये फाइनल आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट में गिवन है, सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर इक्वल 3 इंटू 8 माइनस एक्स, शो ऑल योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डेसिमल प्लेसेस से पूछता है, इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यू विल शिफ्ट दिस क्वेश्चन इन दिस फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वेरी सिंपल, 2x स्क्वायर 24 माइनस 3x, टेक ऑल ऑन द अदर साइड दिस, प्लस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू 2 है आपके पास, b की वैल्यू 3 है, और c की वैल्यू -24 है। x इज इक्वल टू -24 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर 4
इंटू 2 इंटू -24। देखिए ये मैंने यहाँ कुछ जानबूझ के ये किया हुआ है कि कुछ स्टूडेंट इसको रेडिकल को कंप्लीट नहीं करते, तो इससे एग्जामिनर जो है वो इरिटेट करता है। आपका जहां तक ये वैल्यू वहां तक ये रेडिकल जाएगा। इसी तरह से इसको जो ये जो लाइन है इसको भी कंप्लीट नहीं लिखते, यानी कि इस लाइन को सम टाइम वो यहां तक लिखते हैं और कभी सम टाइम वो ये क्या करते हैं कि ये लाइन सिर्फ इसके नीचे डालते हैं, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये होल लाइन है बिल्कुल इक्वल से लेके यहां तक कंप्लीट लाइन आपने लेनी है। और 2 इंटू 2 ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैलकुलेटर से आपके सॉल्व होगा। दिस इज 9 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 32 16 192 और डिवाइडेड बाय 4। अब बाकी आंसर लेना आपका काम है। इसको वैल्यू फाइंड करें, ऐड करेंगे, रेडिकल लेंगे, एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे और आपके पास ये इसके आंसर फाइनल जो आंसर है वो आपने इसको कैलकुलेट करके इसके आंसर बनाने हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट, सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये खुद सॉल्व करेंगे बाकी पार्ट्स इसका। तो नाउ हियर H is inversely proportional to the cube of G। ये देखिए ये जब भी इस तरह के प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन आते हैं इसमें जो लास्ट स्टेटमेंट है इस पे गौर करना है आपने। यहां समटाइम क्यूब गिवन होता है, स्क्वायर गिवन होता है, स्क्वायर रूट गिवन होता है, मल्टीपल ऑफ 2 और 3 या ट्वाइस, डबल, इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करना। स्टूडेंट क्या करते हैं इस पे गौर नहीं करते और डायरेक्टली सिर्फ H और G का रिलेशन लिख देते हैं। तो वेरी सिंपल स्टेटमेंट को बड़ा केयरफुली ध्यान से पढ़ें उसे केयरफुली और फिर उसके बाद उसको लिखें। और जब भी आपके पास ये प्रोपोर्शनैलिटी दो तरह की होती है, एक होती है दो, फॉर एग्जांपल हमारे पास x और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब इस तरह से होता है तो हम फिर y इज इक्वल टू kx बनाते हैं, फिर k मल्टीपल करते हैं x के साथ। और जब y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है तो फिर हम इसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं। तो ये बस दो फॉर्म याद रखें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहां क्योंकि क्यूब ऑफ जी है, एक्स की जगह जी यूज हो रहा है, तो इसकी जो फॉर्म बनेगी आपके पास एच इज इक्वल टू के ओवर जी क्यूब, क्यूब ऑफ जी, ये इसकी फॉर्म बनती है। तो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू 4.5, हम यहां पे कांस्टेंट के निकाल के पहले फॉर्मूला बनाएंगे इसका, कांस्टेंट की वैल्यू, एंड जी वैल्यू इज 2 क्यूब, दिस इज 8। जब 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू आपके पास 36 आएगी। फिर आपके पास ये फॉर्मूला बन गया h इज इक्वल टू 36 ओवर जी क्यूब, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब उसके बाद यहां से ये फाइंड द वैल्यू ऑफ g व्हेन h इज 32/3, तो ये h इज इक्वल टू 36 ओवर जी, यहां क्यूब है। अब हम ये h 32/3 है, ये 36 है, और g क्यूब, हमें g की वैल्यू फाइंड करनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, g क्यूब इज इक्वल टू 36 × 3 डिवाइडेड बाय 32। तो ये 4 8 4 9, तो ये आपके पास 27/4 ये वैल्यू आती है। नाउ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यहां भी और यहां भी, क्योंकि हमें इसको सॉल्व, दिस इज 8, सॉरी ये 8 4 8 हमने किया और 4 9 किया, तो 8 होगा यहाँ पे, 4 8 4 9। तो g की वैल्यू ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपल 3/2 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो ये 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसे इस तरह करते हैं और ये फार्मूला बनाने का तरीका आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, 5 2 4 6 3, ये आपके पास गिवन है। 2 ऑफ दीज कार्ड्स आर चूजन एट रैंडम, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। दे आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर टू गिव अ 2 डिजिट नंबर। तो देखिए हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो जब इस तरह के नंबर होते हैं तो आपको एक बड़ा सैंपल स्पेस मिलता है। सैंपल स्पेस जो है वो टोटल आउटकम्स ऑफ एनी इवेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम्स है वो होता है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स पिक कर रहे हैं तो हमें इसकी पहले टोटल सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी और उनकी तादाद भी, क्योंकि इसके बगैर आप करेंगे तो हर स्टेप आपको जो है वो नंबर बनाने पड़ेंगे या सोचने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि ये आसान हो जाएगा आप अगर इसकी सैंपल स्पेस बना लें। तो उसके लिए कि पहले आप इसको तरतीब से नंबर्स को 2 3 4 5 एंड 6
सिमिलरली 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसकी सैंपल स्पेस आप बना लें। ये इस तरह से आप इसकी पॉसिबिलिटी, इसे हम पॉसिबिलिटी डायग्राम कहते हैं। ये हमें सैंपल स्पेस बनाने में हेल्प करता है। तो 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपका ये फॉल प्रूफ क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखें फर्स्ट के, अब फर्स्ट में अगर वो 2 पिक करता है तो दोबारा सेकंड टाइम 2 आने के चांसेस नहीं है, तो यहां कोई नंबर नहीं बनेगा। फिर इसके बाद 2, 3 बन सकता है, 2, 4 बन सकता है, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट हैं, 2 कॉर्ड उसने चूज करने। फर्स्ट में अगर 2 आता है तो सेकंड में 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो आपका ये नंबर जो है 2 डिजिट नंबर इस तरह से बन सकता है। अगर फर्स्ट में 3 आता है तो 3, 2 बन सकता है। 3, 3 नहीं बन सकता क्योंकि सेकंड 3 की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक कार्ड चूज करके उसने रख लेना, वापस रिप्लेस नहीं कर रहा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। दिस इज 3, 4, 3, 5, 3, 6। ये पॉसिबिलिटी डायग्राम है। 4, 2, 4, 3, 4, 4 पॉसिबल नहीं होगा, 4, 5, 4, 6। सिमिलरली 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 पॉसिबल नहीं होगा, 5, 6। इसी तरह से 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, और ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बन सकते। अब टोटल ये, क्योंकि 5 नंबर्स हैं, 5 ये कैंसिल निकल जाएंगे तो 20। तो टोटल सैंपल स्पेस आपके पास वो 20 है। आउट ऑफ 20 जो है वो हम प्रोबेबिलिटी करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डायग्राम द 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 30। तो हम यहां से लेस देन 30 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे इस इवेंट की। तो लेस देन प्रोबेबिलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आपको जरूरत है, लेस देन 31, 2, 3, 4, ये सिर्फ 4 है, और टोटल आउटकम्स 20। तो 1/5 इसका आंसर आएगा। लिस्ट ऑल द पॉसिबल 2 डिजिट नंबर दैट आर प्राइम। देखें अब यहां पे अगर ये पॉसिबिलिटी डायग्राम नहीं होगी तो हमें फिर दोबारा से सारे नंबर सोचने पड़ेंगे। तो अब इजीली आप देख सकते हैं ये 23 आपके पास प्राइम नंबर है, उसके बाद ये इसमें प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ 43 प्राइम नंबर है, फिर उसके बाद इसमें 53 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ओनली 23, 43 और 53 ये आपके पास प्राइम नंबर हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 डिजिट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें से मल्टीपल ऑफ 4 हम उठा लेते हैं 1। अगर आप फर्स्ट के पॉसिबिलिटी डायग्राम नहीं बनाएंगे तो दोबारा से सारे मल्टीपल 4 आपको देखने पड़ेंगे। तो यहां आपके पास एक दफा ये बनाने से ये पिक्चर सामने आ जाती है तो इजी हो जाता है। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑफ 4 ये है, दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, 2 हो गए, मल्टीपल ऑफ 4 दिस 3, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, 52 भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है, 56 ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, दिस इज आल्सो। तो आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल 6 है आपके पास। तो ये यहाँ पे पेज क्योंकि स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें, चले हमें थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये आपके पास ये प्रोबेबिलिटी इसकी बन जाएगी, मल्टीपल ऑफ 4 की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपके पास बनती है 6 ओवर आउट ऑफ 20। तो 3/10 इसका फाइनल। आप इसको 0.5, 0.3 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next part of this question, Rowan throws a dice 200 times. The bar chart shows this result. ये बार चार्ट दिया हुआ है। बार चार्ट वो चार्ट होता है जिसमें रेक्टेंगल्स होते हैं लेकिन दे विल बी सेपरेटेड बाय द स्पेसिस। स्पेसिस गैप होते हैं, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होते, इसमें वॉल अटैच होती हैं। तो ये आपके पास बार चार्ट गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। यूज द बार चार्ट टू कंप्लीट द टेबल ऑफ रिजल्ट। इसको हमने कंप्लीट करना है, नीचे टेबल गिवन है तो हम यहाँ पे इसको टेबल को सामने लाते हैं, फिर इसे कंप्लीट करते हैं। देखें कि ये आपके पास टेबल कि इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास 3 एलिमेंट्स की मैंने 4 की जो आपकी बनती है, ये यहां से 35, 5 के लिए आपके पास यहां से ये बनता है 22, तो इसे बिल्कुल टेबल्स को देखे, और 6 के लिए बनता है 38, तो ये 38 आपके पास आ जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट उसने कहा है यूजिंग दिस टेबल। आप देखें अपने पेज पे, पेपर पे देखें, क्योंकि मेरे सामने अब मैं इसे स्क्रॉल करूंगा तो ये आपके पास जो है ना ये आउट ऑफ साइट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है यूजिंग रोवन्स रिजल्ट फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी को ही कहते हैं आउट ऑफ टोटल। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी
दैट ही थ्रू अ नंबर लेस देन 3, तो ये लेस देन 3 ये वाले नंबर हैं, दीज आर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम 77, ये आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 आपको ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव कर लें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लें, इसको हम प्रोबेबिलिटी ही कहते हैं। तो ये आपके पास टोटल 77, और टोटल जो आपके पास है ये इसका टोटल बनता है वो 200 टाइम्स है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ टोटल को ही कहते हैं हम। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में उसने दिया हुआ है कि रोवन says that the dice he has thrown is not a fair dice. Make 2 comments to explain why the dice may not be fair. Fair नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि ये आपके पास बहुत बड़ा लार्ज डाटा उसको लेना पड़ा है। पहली बात तो ये कि उसको ये बनाने के लिए लार्ज डाटा, एक तो ये उसका अनफेयर स्टेप है। दूसरी बात ये कि आप देखें कि अगर आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं यहाँ पे, तो ये 46, तो देर इज अ डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस, बल्कि क्योंकि लार्ज डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन 46 बाई 200 एंड, और इसके लिए क्या है 22 बाई 200। क्योंकि अगर ये फेयर डाइस होता तो इनकी ये प्रोबेबिलिटी, इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में इतना गैप नहीं होना चाहिए था, ये ज्यादा से ज्यादा 40 हो जाता, ये 39, ये ऑलमोस्ट 39, 38, 42 के करीब आ जाता। तो ये जो डिफरेंस है, दिस इज शोज दैट कि लार्ज डिफरेंस शोज दैट कि दिस डाइस इज नॉट फेयर, बाइस्ड है, अनफेयर डाइस है, फेयर डाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, टेबल शोज सम वैल्यूज फॉर y इज इक्वल टू 4x, और ये टेबल गिवन है। कंप्लीट द टेबल, ड्रा द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू 4x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 3। देखिए ये ग्राफिकल सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है, ये हर पेपर 2 में लाजमी आता है, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। स्पेशली इसके जो लास्ट 3-4 पार्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो लिंक्ड होते हैं आपस में। तो ये आप इसे सॉल्व करें, देखिए वेरी सिंपल और बहुत आसान होता है। थोड़ा सा इसके 4-5 क्वेश्चन को अगर सीरियसली जो है वो सॉल्व कर लिया जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स एक ही जैसे होते हैं। अब ये देखें y इज इक्वल टू 4x, इसमें देखें कि x पावर में है। जब इस तरह से x पावर में होता है, अगर ये x पावर 4 होता फिर तो कोई मसला नहीं था, ये तो एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनती है। लेकिन जब x पावर में जाता है तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होते हैं जब तक इनके साथ माइनस, स्टार्ट में माइनस ना हो। तो ये आप इसकी वैल्यूज ने जब x 0 को पुट करेंगे, दैट विल 4 पावर 0 1 हो जाएगा। और जब इसे 0.1 पुट करेंगे, 0.5 पावर लेंगे इसकी, तो ये वैल्यू देगा आपको 2। इसे सॉल्व कर सकते हैं आप कैलकुलेटर में रख के, तो ये आपके पास 2 वैल्यू देगा, और इस तरह से आपके पास 1 मार्क्स बन जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, और इस टेबल को हम यहाँ साइड पे जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ को स्क्रॉल करेंगे फिर हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो ग्राफ जो है वो एडजस्ट नहीं होगा दोबारा से। तो यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है, 0 के लिए वैल्यू है 1, 2 के लिए वैल्यू है 0.5, 0.5 के लिए वैल्यू है 2, 1 के लिए वैल्यू है 4, 1.5 के लिए वैल्यू 8 है, और 2 के लिए वैल्यू 16 है, 2.5 के लिए वैल्यू 32, और 3 के लिए वैल्यू 64। ये टेबल से हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इसे स्क्रॉल करेंगे, ग्राफ पेज को, ग्रिड को, इसको सामने लेकर आते हैं। ये आपके पास ग्राफ है, ये वैल्यू। अब इसके लिए ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, तो हम पॉइंट प्लॉट करते हैं, 0 पे 1 है, तो 0 पे 1 जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो ये आपके पास 0 पे 1 ये यहां पे प्लॉट होगा। उसके बाद 1.5 पे 2 है, तो ये आपके पास, क्योंकि ये 20 लाइंस 1 यूनिट को शो कर रही हैं, तो हर 2 लाइन 0.1 है। 1 2 3 4, ये 5,
और इस पे आपके पास 2 है, तो ये आपके पास यहां आ जाएगा, ये पॉइंट प्लॉट होगा। 1 पे 4 है, 1 2 3 4, क्योंकि ये तो इस तरह से 10 लाइंस ही हैं, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास 1.5 पे 8, तो ये .1 .2 .3 .4 .5 पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत ही केयरफुली, क्योंकि ये आपको ये यहां पे आ जाएगा, ये .8, ये वाला पॉइंट। ये स्केल रख के आप इसको सॉल्व करेंगे। 2 पे 16 है, 2 पे 16, बिल्कुल ये 2 की लाइन जा रही है, और ये आपके पास यहां से ये 10 आ गया, ये वाला पॉइंट, ये 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास 2 पे 16 आ गई। सिमिलरली 2.5, तो 2.5 पे 32 और 64 अब हम प्लॉट करते हैं। ओके, तो ये टेबल के अकॉर्डिंग हमने ये एक कर्व जो है, ग्राफ की कर्व ड्रॉ कर लिया है। बड़ा स्मूथ कर्व होनी चाहिए, स्केल आप यूज नहीं कर सकते, फ्री हैंड होनी चाहिए। आपकी कर्व जो है वो पॉइंट के बिटवीन, इनमें पॉइंट में से पास करनी चाहिए, ये बड़ा ख्याल रखना होता है कि इनके दरमियान में से पास करे। ठीक है जी। और अब उसके बाद हमारे पास पेपर में देखें, क्योंकि मैं अभी इसे स्क्रॉल नहीं करूंगा, पेपर से जो है ना फिर ये हमारे पास दोबारा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा इसको। तो ये आप यहाँ से चेक करें, इसकी नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, मैं यहाँ पे स्ट्रेट करता जाता हूँ, आप हार्ड कॉपी पे पेपर पे से चेक करें। थर्ड पार्ट, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व व्हेन x इज इक्वल टू 2। देखें, आपकी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी कर्व थ्रू आउट द लाइन सेम होती है, उसकी ग्रेडियंट थ्रू आउट द लाइन जो है वो सेम होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो। लेकिन कर्व की ग्रेडियंट हर पॉइंट पे डिफरेंट आ रही है, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस है, हर पॉइंट पे जो है वो डिफरेंट होता है। तो हम फिर क्या करते हैं, कर्व का ग्रेडियंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 पे टेंजेंट ड्रॉ करें, और फिर उसका ग्रेडियंट फाइंड करें जहां पे x इज इक्वल टू 2 है। तो जो उस टेंजेंट का, जो लाइन जो हम टेंजेंट यहां इस पे ड्रॉ करेंगे, जो उसका ग्रेडियंट होगा इस पॉइंट पे, वही ग्रेडियंट जो है इस कर्व का भी होगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले x इज इक्वल टू 2 पे इसका ग्रेडियंट ड्रॉ, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर हम उसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ओके, तो एट x इज इक्वल टू 2 पे स्केल रखेंगे, और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, और कोशिश ये करें कि ये मिनिमम ओवरलैपिंग हो, और अगर ओवरलैपिंग हो तो दोनों साइड पे इक्वली ओवरलैप इसका बन रहा हो, ताकि इसका जो ग्रेडियंट है वो आपका रेंज को रीच कर सके। दोनों साइड पे इक्वली जो है वो इसकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और मिनिमम ओवरलैपिंग आपने करनी है। अब हमें ग्रेडियंट फाइंड करने के इस लाइन के 2 पॉइंट्स लेने हैं। एक तो पॉइंट हम यही ले लेंगे 216, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, क्योंकि एक्स इक्वल टू पे 16 ये वैल्यू गिवन है आपके पास। फिर हम इसके बाद इस लाइन का एक और वैल्यू लेंगे, और उस वैल्यू को हम प्रेफर करेंगे, वो वैल्यू लेंगे जहां पे वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही हो, या किसी ऐसी लाइन से क्रॉस कर रही है जिसके नीचे इंटीजर वैल्यू हो। तो हम जब इस लाइन को देखते हैं तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है, दिस इज 1.2 ऑलमोस्ट जो है, ये वैल्यू आपके पास बन जाती है यहां से। तो हमने ये पॉइंट जो है वो इससे यहां से एक्स एक्सिस से लेंगे, ये ऑलमोस्ट आपके पास 1 2 और ऑलमोस्ट 1.3 के, या 1.25 भी ले सकते हैं। तो हम ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए वही फार्मूला आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप यूज करते हैं, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो ये आप इसे लेबल कर लेंगे, दिस इज x1 y1, और ये आपके पास x2 y2। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे 0 माइनस 16, एंड दिस इज आपके पास ये बनेगा 1.3 माइनस 2। तो ये आपके पास -16 और -0.7, इसका आंसर आप फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आपको देगा 222.85। ग्रेडियंट ऑफ दिस टेंजेंट इज 22.85। दिस ग्रेडियंट इज आल्सो अ कर्व एट दिस पॉइंट, इस कर्व का भी इस पॉइंट पे यही ग्रेडियंट होगा। तो ये जो ग्रेडियंट है टेंजेंट का, वो इस कर्व का ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू 2 कंसीडर होगा। और मार्किंग स्कीम में इसकी जो रेंज गिवन है
वो आपके पास बड़ी वाइड रेंज है, वो 18 to 27। तो इसके बिटवीन कोई भी आंसर होगा तो वो आपका एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि इसमें आंसर होता है। इसी तरह से आप इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाएं तो वहां पे मैं ये मेंशन कर देता हूं, वहां पे ये मैं लिखता हूं, क्योंकि आपने पेपर पे इसको देखना है, मैं ग्राफ को स्क्रॉल नहीं करूंगा, वो मुश्किल हो जाता है, फिर ग्राफ दोबारा एडजस्ट नहीं होगा, फिर हम आंसर प्रॉपरली नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट, वो है solution of the equation 3 4 power x plus ax plus b equal to 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैन बी फाउंड फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y is equal to 4 power x and y equal to 20x minus 12। यानी कि ये कहता है कि ये इक्वेशन आपकी सॉल्व की जा सकती है। इसके सॉल्यूशन जब इस ग्राफ और इस लाइन को आप इंटरसेक्ट करते हैं तो इस इक्वेशन को सॉल्व करती है। तो वहां से आप ए बी की वैल्यू बताएं। तो वेरी सिंपल, हम इसको फाइंड द वैल्यू, क्योंकि ये एनालिटिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मीन ये दोनों एक दूसरे से टुगेदर हो रहे हैं और दोनों y के इक्वल है। हम इन दोनों को इक्वल पुट करके ये इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और कंपेयरिंग से आप a और b की वैल्यू ले लें। देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशन में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, लास्ट में इस टाइप के पार्ट्स जरूर होते हैं जिसमें आपने इंटरसेक्शन का वर्ड, मीट, टुगेदर के वर्ड यूज होंगे। तो उसमें एनालिटिकली हम इस लाइन और कर्व को आपस में मीट करेंगे, दोनों y इक्वल हैं। तो ये आपके पास 4x, ये आपके पास 20x माइनस 12। अब हमें इसे बनाने के लिए 3 हमें 4x के साथ 3 मल्टीपल करना है, तो हम बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास 3 इंटू 4x, क्योंकि हमें वो फॉर्म बनानी है 4x, दिस बिकम 60x माइनस 36। अब इक्वल टू 0 करने के लिए इनको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। 4x माइनस 60x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी इस इक्वेशन के साथ। तो a की वैल्यू आपके पास -60 है और b की वैल्यू 36 है। तो इस टाइप के पार्ट्स इसी तरह से ये सॉल्व होते हैं कि हम वो एनालिटिकली उस इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में वो ये कहता है बाय ड्राइंग, ए पार्ट आपने फाइंड कर लिया, बाय ड्राइंग द लाइन 20। अब बी पार्ट है इसका नेक्स्ट पार्ट, कि अगर आप इस लाइन को 20x माइनस 12 को ग्राफ में ड्रॉ करें तो वहां से आप ग्रिड पे फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि ये लाइन जब इसके साथ इंटरसेक्ट करती है, इसके साथ मीट करती है ये लाइन, तो वहां से फिर ये इनका सॉल्यूशन इसका बनता है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को, इस ये जो इक्वेशन है इसकी लाइन इस ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और फिर वहां से जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज होंगी उनको, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होंगी वो हम पिक कर लेंगे। तो देखिए किसी भी इक्वेशंस को, किसी भी इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो हम यहां से 2 पॉइंट्स बनाएंगे, जैसे रस्सी बांधने के लिए 2 किलो की जरूरत होती है। तो हम यहां से अब पहले एक्स की वैल्यू हम अपनी मर्जी से देते हैं, लेकिन वो इस ग्रिड के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पे मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूं यहां पे, तो ये 20 माइनस 12, ये आपके पास 1 पे 8 आंसर देगा आपको। इसी तरह से ये आपको 1 पे 8 आंसर दे। इसी तरह से कोई और पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर और वो लें जो इस ग्राफ से आपको मिल सकती है। फॉर एग्जांपल 0 पुट करता हूं तो -12 नहीं है, तो मैं यहां 2 पुट कर लेता हूं या 3 पुट कर लेता हूं। 60 माइनस 12 तो ये 48 देगा, 3 पे आपके पास 48 है। तो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। 1 पे 8 है आपके पास, 1 पे 8 आपके पास, ये यहां से ये 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 3 पे 48, 3 पे 48 है, ये आपके पास 50 है, ये 48। अब स्केल से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे इसके दोनों तरफ, ये आपके पास है। और इसी तरह से ये इस साइड पे भी इसको स्ट्रेट कर देंगे। तो जहां से ये ग्राफ को कट कर रही है ये लाइन जहां से ग्राफ को कट करेगी वहां से हम उसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू, क्योंकि वो सॉल्यूशन एक्स की वैल्यूज को कहते हैं, तो यहां से हम एक्स की वैल्यू नीचे पिक करेंगे। दिस इज ये ऑलमोस्ट
1 2 3 4 5, तो ऑलमोस्ट 0.6 आप कह दें इसे, या 5 कह लें। इसी तरह से ये वैल्यू आप पिक करेंगे, ये वाली वैल्यू, तो ये आपके पास यहाँ पे ऑलमोस्ट ये वैल्यू बनती है। तो ये आपके पास 9 8, तो 2.75, तो ये दो आंसर आपके पास यहां से आ जाते हैं। तो इस तरह से हम ये ग्राफिकल सॉल्यूशंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट, आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड या पार्ट से रिलेटेड नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन है। हियर इज अ स्केच, अलग से पार्ट है, उससे रिलेटेड नहीं है। हियर इज अ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें x की पावर 2 होती है, bx प्लस सी। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बनाते हैं हम, तो ये दो तरह के ग्राफ होते हैं, या तो ये इस तरह से कैप शेप के होंगे, या फिर इस तरह से बाउल शेप के होंगे। तो ये जो कैप शेप है ये और बाउल शेप, इनको हम पैराबोला कहते हैं। जब भी आपके पास ये कैप शेप के होंगे तो इसके पास मैक्सिमम पॉइंट होगा, यहां पे मैक्सिमम पॉइंट के लिए यूज करते हैं हम। और जब ये बाउल शेप का होता है तो फिर उसके बाद ये इसके इसके पास मिनिमम पॉइंट होता है ये इसका। और अब ये कब बनता है मैक्सिमम और मिनिमम? तो वेरी सिंपल, जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, यहां कुछ भी हो, तो आगे जो है ना ऑर्बिटल, तो ये जो वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस पे डिपेंड करता है। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है, तो फिर आप इसके पास इसका ग्राफ आपके पास इस तरह से कैप शेप का पैराबोला बनेगा और मैक्सिमम पॉइंट ये रखेगा। यहां भी देखें ये पैराबोला आपका मैक्सिमम पॉइंट का है। इसका मतलब अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। इसी तरह से अगर ये ग्रेटर देन 0 यानी कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव, तो फिर ये बॉल शेप का यानी कि मिनिमम पॉइंट का पैराबोला बनेगा। अब वेरी सिंपल, और ये पैराबोला अबाउट द सेंटर सिमिट्री होता है, दोनों साइड पे ये मिरर इमेज बना रहा होता है। और ये सिमिट्री आपके ये एक्सिस जो है, ये जो रूट्स हैं इनके दरमियान में होती है। तो ये आपके पास 4 और -2 के बिटवीन ये पॉइंट यहां पे मौजूद होगा, ये 4 और -2। तो हम p की वैल्यू के लिए फॉर p, क्योंकि ये पैराबोला सिमिट्री अबाउट द सेंटर होता है, तो आपके पास फॉर p के लिए हम क्या करेंगे, -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1। तो p की वैल्यू तो 1 है, तो अब आपके पास ये पॉइंट बन गया है 1 और q। अब हमें क्या करना है, q की वैल्यू फाइंड करनी है। q y है आपका यहां पे, ये x वैल्यू इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में x वैल्यू 1 है जो p की वैल्यू है, और q यहां पे y की जगह, y की वैल्यू की जगह यूज हो रहा है। अब देखें कि जब भी आप इस तरह से ये ग्राफ से जो पास कर रही है इक्वेशन, ये जो वैल्यू 4 और -2 है, ये x की वैल्यूज हैं जिसपे ये ग्राफ 0 के इक्वल हो रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऐसे ही करते हैं कि ये आपके पास -2 है और ये x = 4 है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसमें जो x के आंसर आते हैं ये वही एक्सिस रूट्स होते हैं जहां पे ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से बैकवर्ड जो है फैक्टराइज करके आंसर फाइंड करते हैं, उसकी बैकवर्ड सोल्यूशन जो है वो करेंगे प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, -2 को इधर ले आते हैं, x + 2 = 0। सिमिलरली x - 4 = 0। अब ये दोनों रिकॉल करें, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे ही करते हैं, सोल्यूशन फिर उसके पहले ये होता है, और ये दो फैक्टर्स होते हैं, इन दोनों का दोनों = 0 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो आप वी कैन पुट इट हियर इन दिस फॉर्म, ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों का दोनों 0 के इक्वल है, प्रोडक्ट भी 0 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² -2x और -8 ये बनेगा आपके पास। लेकिन फॉर द मैक्सिमम पॉइंट के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास फाइनली बनेगा y = क्योंकि ये कर्व जो है किसी फंक्शंस के रिलेटेड है, y का फंक्शन बन जाएगा, हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -x², क्योंकि x किसी y के रिस्पेक्टिव होते हैं। दिस इज 2x + 9 + 8, ये आपके पास हो गया। अब हम इसमें 0.1 पुट करते हैं, x की जगह 1 और q की जगह y की जगह q पुट करते हैं, दिस इज, तो ये 1² -1 होगा और ये +2 और +8, तो दिस विल गिव अस 9।
तो आपके पास पॉइंट पी और क्यू जो है वो सिंपली बन गया है 1 and 9, 1 और 9, ये आंसर आ जाएगा इसका 1 9। क्वेश्चन नंबर 8, अ बर्थडे केक इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये आपके पास सिलेंडर शेप का केक दिया हुआ है। देयर आर 2 लेयर्स ऑफ केक एंड 1 लेयर ऑफ आइसिंग। ये दरमियान में आइसिंग है। ईच लेयर ऑफ केक हैज रेडियस 10, क्योंकि सिलेंडर शेप है तो टॉप टू द बॉटम इसका रेडियस 10 है। हाइट 3 सेंटीमीटर, लेयर हर लेयर का हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। बीच में आइसिंग है वो जो 12 मिलीमीटर है। आइसिंग बिटवीन द 2 लेयर ऑफ केक हैज रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 मिलीमीटर। मिलीमीटर है। देखिए क्वेश्चंस के अंदर इन चीजों को लाजमी नोट करें। इसलिए मैं कहता हूं पहले क्वेश्चंस को पूरा अंडरस्टैंड करें, रीड करें, उनके कंटेंट्स को अंडरस्टैंड करें। 2 डिफरेंट यूनिट एट ए टाइम डील नहीं होते। आपको या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाना पड़ेगा या मिलीमीटर को सेंटीमीटर। तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर बना देते हैं बाय डिवाइडेड बाय 10, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। 1.2 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द आइसिंग इन द केक। अब आइसिंग क्योंकि सिलेंडर शेप का है तो वॉल्यूम ऑफ आइसिंग आपके पास हो जाएगा बेस एरिया। सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो बेस एरिया इनटू हाइट होता है। तो आपके पास क्योंकि इसका बेस जो है वो सर्कल शेप का है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। तो आपके पास पाई 3.142 है, रेडियस 10 स्क्वायर होगा और हाइट 1.2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम सिंपल आ जाएगा 377.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो 377.2 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बन जाएगा आइसिंग का। नेक्स्ट पार्ट, ये आपके पास टॉप एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बर्थडे। ये टॉप और ये पूरी कर्व सरफेस आर नाउ कवर्ड विद द चॉकलेट। चॉकलेट इस पे लगाया गया है, जरा बॉटम में तो नहीं हो सकता चॉकलेट। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बर्थडे केक दैट इज कवर्ड विद चॉकलेट। तो हमें वो सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी सर्फेसिस शामिल हैं। सरफेस एरिया आपके पास होगा, एक तो टॉप होगा, टॉप सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपके पास टॉप तो सर्कल है पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड क्या है, जो भी सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है कि इसकी सरकमफेरेंस को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास 2 पाई आर जो इसकी सरकमफेरेंस बनती है बॉटम की, सर्कल शेप है, और मल्टीप्लाई हाइट। हाइट इसका कितना है 3 और 3 6 और 1.2, तो 7.2 इसकी हाइट बनती है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब क्योंकि मैं इसे मूव करता हूं तो ये आपके पास स्टेटमेंट या डायग्राम ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए मैं इसका आंसर यहां पे बना लेता हूं। दिस इज वेरी सिंपल। टोटल सरफेस एरिया आपके पास बनता है 3.142 मल्टीप्लाई रेडियस आपके पास 10 है, 10 स्क्वायर प्लस 2, 3.142, और ये रेडियस आपके पास 10 है और हाइट 7.2 है। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर करेंगे, तो ये आपके पास 666.65 ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, और इस आंसर को आपने आंसर स्पेस में लिखना है। नेक्स्ट पार्ट, अनिल हैज स्लाइस ऑफ दिस चॉकलेट कवर्ड बर्थडे केक। ये आपके पास स्लाइस दिया हुआ है। हिज स्लाइस इज अ प्रिज्म ऑफ हाइट 7.5, ये आपके पास है। टॉप ऑफ द केक इज अ सेक्टर, रेडियस 10.3 सेंटीमीटर एंड एंगल x डिग्री, ये गिवन है आपके पास। वॉल्यूम ऑफ हिज स्लाइस इज 200 सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरे प्रिज्म का वॉल्यूम भी गिवन है, तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। देखिए ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म वॉल्यूम ऑफ एनी प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ये स्लाइस केक है, ये आपके पास होता है बेस एरिया। जो भी आपके प्रिज्म होता है इसका एक क्रॉस सेक्शन होता है, बेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि जिस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये सेक्टर है, मल्टीप्लाई हाइट।
हाइट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म इज 200, बेस एरिया इसका जो है वो सेक्टर शेप है, तो ये सेक्टर का एरिया आपके पास x/360 और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सर्कल है, 3.142 मल्टीप्लाई 10.3 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और हाइट 7.5 है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 200 मल्टीप्लाई 360, और ये सारी वैल्यू यहां डिवाइड कर देंगी, 3.142 10.3 स्क्वायर और 7.5 ये ऊपर है इसलिए डिवाइड करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली आपके पास एंगल आ जाएगा 28.8 डिग्री, और इसे आप आंसर स्पेस पे लिखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी भी आपको पास पेपर मिलते रहें। इसी तरह से IGCSE के पेपर भी आप देख सकते हैं, और जो टॉपिक वाइज जो वीडियोस मौजूद हैं उनको भी देखें ताकि आपके कंसेप्ट बेहतर हो सके। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है, ज्यादा से ज्यादा देखें और लोगों को भी बताएं कि वो इससे फायदा हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 9, ये डायग्राम गिवन है, पैरेलल लाइंस एंगल प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, इसमें होगी वो EMF GLNH आर पैरेलल लाइंस, LM ये और LN ये आपके पास इक्वल हैं, GLM 126 है। फाइंड FMN ये एंगल आपने फाइंड करना है, दिस एंगल ये रिक्वायर है आपको। तो गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेप ऑफ योर वर्किंग। देखें, याद रखें जब भी इस तरह का क्वेश्चंस आए और रीजन उसमें वो रिक्वायर करे, विदाउट रीजन वो आपको मार्क्स नहीं देगा, इसलिए बी केयरफुल। आपने ये लाइनिंग के अंदर जो है इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, और अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं होता, और रीजन वही होती है जो आप क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए सोच रहे होते हैं, तो एक दो वर्ड रीजन उसमें लाजमी लिखें। तो देखें कि ये एंगल आपके पास 126 है, तो आपके पास फिर यहां पे आप स्टेट करें MLN, ये एंगल आपके पास 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है 126, तो ये आपके पास 54 डिग्री होगा। तो हम यहां स्टेट कर सकते हैं MLN 54 ऑन स्ट्रेट लाइन। बस इस तरह भी आप मेंशन कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन पे ये पता लग जाएगा कि रीजन बनाएंगे। एंड नाउ उसके बाद आप इसको कहेंगे कि यहां से ये आपके पास MNL ये एंगल हाफ 180 माइनस 54, बिकॉज ट्राइएंगल MNL इज एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइएंगल है, ये दो साइड्स इक्वल हैं। ये अगर एंगल 54 है तो 180 से 54 माइनस करके हम 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास। ये एंगल अलग-अलग 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। तो वेरी सिंपल, दिस इज 54, आप इसमें से माइनस करते हैं तो ये आपके पास यहां से ये 1/2 और 126, तो ये आपके पास 63 देगा। तो दिस एंगल इज 63, ये आपके पास आएगा। तो ये एंगल 63 है, तो लिहाजा फिर हम ये कह सकते हैं, अब ये थर्ड रीजन ये इसके लिए आप यहां लिख लें, इसकी थर्ड लाइन कि फिर आपके पास FMN is also 63 alternate angles of parallel lines। तो ये याद रखें कि आपने इस तरह से पैरेलल लाइंस, ये रीजन लाजमी देनी होती है। अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस ये लाजमी आपने बताना होता है। तो इस तरह से हम ये प्रूफ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 9, यहाँ पे सर्कल गिवन है, सर्कल प्रॉपर्टीज यूज होंगी। पहला पार्ट DBC ये एंगल हमें फाइंड करना है। स्टेटमेंट गिवन है ABCD आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सेंटर O है।
ये सर्कल पे पॉइंट है, बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट ई, ये दो लाइनें यहाँ ई पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। बी सी इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल, ये डायामीटर है। ए सी डी एक्स है, डी ओ सी आपके पास वाई है, ये एंगल गिवन है। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड आर वाई फॉर दिस। तो बी डी सी, बी डी, ये आपके पास डी बी सी ये एंगल है। तो देखिए कि हम ये मेरी एक वीडियो है जो सर्कल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो लाजमी करें, उससे सारे एंगल प्रॉपर्टीज और एंगल सिमेट्री जो है वो उसमें मेंशन है, तो उससे आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी। अब देखिए जब भी आप सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जो भी एंगल फाइंड करना हो, तो देखिए ये ए से स्टार्ट होकर डी पे जा रहा है, ये फर्स्ट, सॉरी इसे हम कर रहे हैं पार्ट वन को, डी और सी, इसका स्टार्टिंग डी है और एंडिंग सी है, या कह दें कि स्टार्टिंग सी है और एंडिंग डी है। तो जब भी कोई एंगल फाइंड करना हो तो आप देखें उसकी स्टार्टिंग एंडिंग क्या है, स्टार्टिंग एंडिंग डी और सी है। तो देखें जो स्टार्टिंग एंडिंग उससे कोई और क्वेश्चन भी, कोई और भी एंगल बना हुआ है, तो इसी बिल्कुल डी और सी से ये एंगल ओ पे भी बना हुआ है। तो जब आपका पास सेम सेगमेंट पे एंगल सेंटर और सरकमफेरेंस पे हो, तो यहां पे ये डबल होता है। तो आपके पास ये वाला y/2 होगा, यानी कि यहां पे ये हाफ होगा, ये आपके पास y/2 होगा। बिकॉज इसकी रीजन है कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस। तो आप मेरी वीडियो है सर्कल वाली वो देखें, उसमें सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन डायग्राम के साथ की हुई है। और दूसरा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलते रहें। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने यहां मेंशन कर दिए, क्योंकि ये पेज को फिर डायग्राम जो सामने नहीं रहती। इसी तरह से ए बी सी, ए बी और डी, सॉरी ए बी डी, ये एंगल फाइंड करना है। फिर वही बात कि जो भी एंगल फाइंड करना उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग देखें। ए डी, ए और डी से ये भी एंगल बना हुआ है, दिस इज एंगल ऑन सेम सेगमेंट, बिल्कुल इस तरह से ये कोने से बने हुए हैं, इस तरह से ये। तो ये आपके पास दिस इज एंगल एक्स, एंगल एट सेम, इसे हम एंगल एट सेम सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट। एईडी, एईडी ये एंगल फाइंड करना है। तो अब हम इसमें करेंगे कि देखें ये वाला एंगल एक्स है, ये एंगल 90 है, क्योंकि ये डायामीटर से बना हुआ है। आप मेरी वो सर्कल प्रॉपर्टी देखें, उसमें ये प्रॉपर्टी समझाई हुई है कि डायामीटर से जितने भी एंगल होते हैं, बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री विथ डायामीटर। ये आप रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर रीजन नहीं लिखेंगे तब भी वो आंसर देगा, क्योंकि यहां रीजन रिक्वायर नहीं है। लेकिन जब आप रीजन के साथ लिखते हैं तो मोर आप कंसेप्चुअल हो जाते हैं, रीजनिंग हो जाते हैं, तो ये डिस्टिंक्शन वर्क बन जाता है आपका विद डायामीटर। तो ये आपकी रीजन ये बन जाती है। अब नाउ इन ट्राइंगल, ये 2 नंबर का पार्ट है, इन ट्राइंगल ए बी ई, तो आपके पास ए ई बी एंगल जो है वो आपके पास बनता है, देखें ये x है, ये 90 है, तो 180 से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। या ये कह देंगे ये 90 है तो बाकी 90 से माइनस करेंगे तो ये वाला 90 माइनस x है आपके पास। जब ये 90 माइनस x है तो पूरा स्ट्रेट लाइन है, और 180 में से इसको माइनस करेंगे तो सो आपके पास फिर a e और d 180 माइनस 90 माइनस x, तो ये इसमें से जाएगा तो सिंपली 90 प्लस x आपके पास बनेगा ये। नाउ सिमिलरली फोर्थ पार्ट बी डी ए, बी डी ए ये एंगल पूछा, ये वाला एंगल, तो ये एंगल हमें बताना है। तो वेरी सिंपल देखें कि आपके पास यहां से इसको आप रीड कर लें या इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये वाला एंगल देखें, ये आपके पास ये इस तरह से बना हुआ है। ओके, तो ये आपके पास यहां से देखें कि ये इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में आपके पास ये वाला एंगल जो है, एंगल ए 90 प्लस y/2 है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल y/2 है, क्योंकि देखो ये CAD और बिल्कुल CBD एंगल विद द सेम सेगमेंट, ये भी y/2 है तो ये भी y/2 होगा। अब आपके पास इस ट्राइंगल के 3 एंगल आ गए, ये x है,
ये 90 प्लस वाई बाई टू है, 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, बी डी ए 180 माइनस 90 प्लस वाई बाई टू प्लस एक्स, इसको माइनस करेंगे आप तो ये सिंपल, इसमें से 90 माइनस हो जाएगा, 90 माइनस वाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये इतना से बन सकता है आपके पास। आप इसको फ्रैक्शंस बना के 1/2 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम सर्कल प्रॉपर्टी को, आप सर्कल को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी और इसकी सिमेट्री एंगल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरी वीडियो है सर्कल प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, उसको लाजमी देखें, उससे आपको ये काफी अच्छा अंडरस्टैंड हो जाएगा। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी वीडियोस भी मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड 1/3 क्रॉस बेस एरिया इनटू हाइट, ये फार्मूला गिवन है, ये पैरामिड गिवन है, इसकी पूरी डिटेल को अंडरस्टैंड करें। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूं कि स्टूडेंट ऑलवेज इन हरी, वो बिल्कुल भी क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते और बगैर फोकस किए क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं होता। जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन काफी हद तक आपके जेहन में क्लियर हो रहा होता है और आइडिया डेवलप करने में, बनाने में आसानी रहती है। ABCDE इज अ रेक्टेंगुलर बेस पैरामिड, यानी कि ये एक पैरामिड है, इसका बेस रेक्टेंगल शेप का है। AC और BD आर इंटरसेक्ट एट F, ये AC और BD ये डायगोनल है इस रेक्टेंगल के, और ये F पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट है इनका। AD आपके पास 10 है, BC आपके पास 6 है, EC 12 है, ये जो आपके पास स्लोप लाइंस है इसकी। एंड नाउ शो दैट EF, ये परपेंडिकुलर हाइट जो इसकी सेंटर से अबव जो है 10.5 है, करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस। अब देखिए हमें ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है और ये 90 एंगल बना भी हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से अब हमारे पास ये तो हमें फाइंड करना है। अगर हम कोई एक साइड की ट्राइंगल लें, ये वाला, तो इसकी ये स्लोप लाइन गिवन है लेकिन दो साइड्स गिवन नहीं है और ना ही कोई एंगल गिवन है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक इस तरह से साइड को पिक कर लेते हैं, दिस वन, ये आपके पास यहां से ये है, दोबारा करते हैं, ये थोड़ा सा पेन स्लिपरी है। ओके, इस टाइप की हमने ये ट्राइंगल फॉर एग्जांपल हमने ये वाला पोर्शन इसमें से कट कर लिया है। तो ये आपके पास E है, ये आपके पास F है और ये C है। ये साइड 12 है लेकिन बाकी लेंथ ये हमें फाइंड करनी है, ये लेंथ नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करके, क्योंकि ये डायगोनल जो है यहाँ पे ये एंगल 90 है, डायगोनल से पहले हम ये डायगोनल करेंगे और डायगोनल सेंटर में हाफ होता है। तो फर्स्ट बाय पैथागोरस, फर्स्ट आप पैथागोरस से इसको डायगोनल AC फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, क्योंकि ये पैथागोरस का ये हाइपोटेनस बनता है, ये बेस और परपेंडिकुलर बन जाते हैं। दिस इज 136 और ये आपके पास AC स्क्वायर आएगा और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास यहां से AC की वैल्यू, AC आपके पास हो जाएगा 11.66, ये आ जाएगा। और हमें क्योंकि इसका हाफ फाइंड करना, हमें तो सिर्फ FC चाहिए, तो FC जब आप फाइंड करेंगे तो वो इसका हाफ होगा 11.66। तो ये आप कैलकुलेटर से इसे कर सकते हैं, दिस इज 5 और ये 0.8 और 3, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको आप यूज करेंगे तो ये आप कैलकुलेटर से यूज करें, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है, दिस इज FC 5.83। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अब आप ये फाइंड कर सकते हैं बाई पैथागोरस से। अब एफ मोस्टली जो 3D शेप्स होते हैं या इस तरह के पैरामिड होते हैं उसमें पैथागोरस यूज होता है। FE की वैल्यू के लिए दिस इज, ये आपके पास 12 स्क्वायर माइनस 5.83 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 10.5 प्रूव्ड हो जाएगी। आप इस तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट,
नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये पेज के नीचे है, पेज से आउट हो जाता है, डायग्राम से आउट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे 1/3 बेस एरिया। बेस ऑफ दिस पिरामिड इज रेक्टेंगल, सिंपली 10 into 6, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड हाइट इज ऑलरेडी हमने ये फाइंड कर ली है, 10.5 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वर्टिकल हाइट EF है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी कैलकुलेटर का कमाल है, 209.8 आपका इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी, ये नेक्स्ट पेज पे है, ये मैंने यहाँ नोट कर लिया क्योंकि फिर ये हमारी डायग्राम हमारे सामने नहीं रहती। देखें, इसमें DEC ये एंगल फाइंड करना है। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और इसमें ये साइड 12 है, दिस इज आल्सो 12, और ये 6 है आपके पास। तो जब इस तरह से ऑब्लिक ट्राइंगल होती है अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल, तो फिर हमारे पास इस ट्राइंगल्स के एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास रह जाता है सिर्फ और सिर्फ साइन रूल या कोसाइन रूल। तो इन दो मेथड से हम इसको फाइंड करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल है, ऑल थ्री साइड्स गिवन है। जब ऑल थ्री साइड्स गिवन होती हैं तो हम यहां कोसाइन रूल यूज करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हेन यू विल यूज द कोसाइन रूल एंड साइन रूल, तो आप मेरी वीडियोस जो है वो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री को विजिट कर सकते हैं, और इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेटेड भी है। तो बाई कोसाइन रूल, ये आपके पास, क्योंकि यहां एंगल फाइंड करना है, तो एंगल्स के लिए जो एंगल यूज हो रहा है, देखिए ये इसको जरूरी नहीं होता कि आपके ABC ही हम मेंशन करें। आपने इस एंगल को फाइंड करना है, इसको आप यहां से E कह रहे हैं, E, ये आपके पास D है और ये C है। तो एंगल E आपने फाइंड करना है। तो इसके बाद जो एंगल फाइंड करना था, उसकी जो एडजेसेंट साइड होते हैं उनके स्केयर्स ऐड होते हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जब आपने एंगल का फॉर्मूला लिखना है, कोसाइन रूल का वैसे तो फॉर्मूला ये है, A स्केयर B स्केयर C स्केयर -2BC कॉज ऑफ द एंगल। जो यहां स्केयर होता है वही कॉज के साथ एंगल होता है। लेकिन जब आप एंगल फाइंड कर रहे होते हैं, तो इसी फार्मूले को हमने इस तरह से सब्जेक्ट ऑफ एंगल बनाया है। तो जब एंगल फाइंड कर रहे होते हैं, तो जो वैल्यू सामने होती है एंगल के, वो माइनस के बाद आती है, दिस इज 6 स्केयर, और जो एडजेसेंट होती है उनके स्केयर ऐड हो रहे होते हैं, और वही नीचे डिनोमिनेटर में भी होते हैं, दिस वन। इसको अब आपके पास एंगल E के लिए कॉज इनवर्स लेंगे ये, और ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके आप यहां लिखेंगे इसको। ये वैल्यू बनेगी आपके पास 0.875, और इसको कॉज इनवर्स लेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 29 डिग्री, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका टोटली। सिमिलरली डी पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, पैथागोरस हाफ बेस इनटू हाइट को यूज करता है। यहां पे हाइट हम मेंशन नहीं कर सकते, तो या फिर हमें अदरवाइज हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। जब आपके पास ऑब्लिक ट्राइंगल होती हैं जिनके एंगल 90 नहीं होते, उसे हम ऑब्लिक ट्राइंगल्स कहते हैं। तो ऐसी ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करने के लिए हम साइन एरिया का साइन रूल यूज करते हैं, साइन फॉर्मूला यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आपके पास कोई एंगल गिवन हो और उसकी टू एडजेसेंट साइड्स गिवन हो, तो फिर आपके पास फॉर्मूला ये होता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स AB साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। AB यहां होंगे तो C होगा। अब क्योंकि यहां हमारे पास ये इसके अकॉर्डिंग C है, इसके अकॉर्डिंग D है, तो हम सिर्फ आप वैल्यू पे फोकस करें कि बिटवीन एंगल और एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट होगा, दिस वन। तो ये आपके पास इंटू 12 दो एडजेसेंट साइड, एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दिस इज 29। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू आपको देगा 34.9, या आप इसको शॉर्ट करके 35 डिग्री भी कह सकते हैं। सॉरी, एरिया, ये एरिया है आपके पास, तो ये आपके पास वैल्यू देगा आपको यहां से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का एरिया है ये।
लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी। तो ये ए और बी की हमने देखने कि इनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आप ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ट्रांसलेशन और इनलार्जमेंट को मेरी वीडियोस जो है वो यूट्यूब चैनल आजम हुसैन पे पड़ी हुई रखी हुई हैं, तो आप वहां से इसको लाजमी देखें, आपको समझ हो जाएगा, जिसमें ना सिर्फ इक्वेशंस के साथ बल्कि मैट्रिसेस के साथ भी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। और चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करें और देखें पेपर को सॉल्व करते हुए। फॉर एग्जांपल आपको इतने सारे क्वेश्चन एक ही गो में, एक ही सीट में करना मुश्किल लगे तो आप इसको पार्ट्स में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले 3 क्वेश्चंस पहले अंडरस्टैंड कर लें, उनको लिख लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 कर लें, 4 कर लें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अपनी जारी रखें ताकि आप मैक्सिमम अंडरस्टैंड कर सकें। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये आपका चैनल है, ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आप देखें ये डिस्क्राइब फुली द सिंगल ये ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए ऑन टू बी, बिल्कुल ये आपको मिरर इमेज लग रही है, क्योंकि ये रोटेशंस होता तो ये लॉन्गेस्ट लाइन इस साइड पे होनी थी, और ये ट्रांसलेट भी नहीं हुआ। ट्रांसलेट तो एज इट इज ड्रैगिंग होती है, और इनलार्ज भी नहीं हुआ क्योंकि साइज सेम है। तो ये आपके पास सिंपल रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन हमेशा मिडल के अबाउट होती है। जैसे आप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आपका इमेज मिरर के अंदर उतने ही फासले पे बनता है। तो इन दोनों का जो मिडल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 लाइंस बनती है, 1 2 3। तो ये लाइन इसकी मिरर लाइन बनती है, ये दिस लाइन मिरर लाइन पासिंग थ्रू द y इज इक्वल टू -1। तो आप इधर स्टेट करेंगे, इट इज 2 मार्क्स हैं आपके पास। इट इज रिफ्लेक्शन with axis of reflection y इक्वल टू -1 या अबाउट y इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन। सिमिलरली ट्राइंगल ए इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी बाय द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एच। हमें ये मैट्रिक्स बताना है। इसमें वो ये कहता है कि आपने कि ट्राइंगल इज मैप ऑन टू ट्राइंगल सी, ए से सी बन रही है और आपने उसका मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहां फाइंड करना है, डिस्क्राइब नहीं करना। तो इसमें ये 2 मार्क्स का पार्ट है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, यहां पे आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये अब लग रहा है डायग्राम से पता लग रहा है ए टू सी रोटेशन है। इट इज रोटेशन। मैं यहां पे ये सॉल्व करता हूं, ये रोटेशन है, और ये ऑलमोस्ट देखिए ये बिल्कुल ये वाली वैल्यू, इसकी ये वाला पॉइंट यहां पे चला गया, यानी कि ये अबाउट ओरिजिन जो है ये 90 पे, ये इस तरह से 90 पे रोटेट हो गया। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने अजाफी बताया है एक्स्ट्रा, लेकिन हमें फाइंड करना है। अब फाइंड करने के लिए क्या है कि 2 पॉइंट्स हम इसके लेंगे, डायग्राम के कोई भी एनी 2 पॉइंट्स, और एनी 2 पॉइंट्स विल टेक फ्रॉम द इमेज, और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी डी इस मैट्रिक्स से। इससे हमारे पास इसका रोटेशनल मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। हमें वो मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इमेज यहां रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसका ये पॉइंट लेते हैं, दिस इज 3 and 2। तो इसकी इमेज क्या है यहां से, इसके अकॉर्डिंग -2 and 3। तो ये 3 2 है, और ये इसके सामने -2 and 3 है। सिमिलरली ये ले लें 4 2, और इसकी इमेज बनती है आपके पास -2 4। तो हम इसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे और इसे सिंपलीफाई करेंगे बाई, जैसे मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन होती है इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्योंकि यह फाइंड करना है, ये पार्ट करने हैं आपने, इसी तरह से होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। तो 3a + 2b, सिमिलरली ये से मल्टीप्लाई होगा 4a + 2b, ये रो इंटू कॉलम 3c + 2d और 4c + 2d, and this is -2 -2 3 and 4।
अब आप इसको कंपेयर करें क्योंकि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, 3a प्लस 2b इक्वल टू -2 और 4a प्लस 2b इक्वल टू -2। इनको हम कैंसिल कर लेते हैं, इनके कोफिशिएंट सेम है बाय सब्ट्रैक्टिंग। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे साइन चेंज करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव इज ओनली -a और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है a की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। a 0 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें 1 और 2 में किसी में, तो आप इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 3a 0 प्लस 2b इक्वल टू -2 और यहां से b की वैल्यू आपके पास -1 आएगी। बिल्कुल साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आप यहां सॉल्व कर लेते हैं हम, 3c प्लस 2d इक्वल टू 3 एंड 4c प्लस 2d इक्वल टू 4। तो ये हम साइन चेंज करेंगे इसके, तो ये आपके पास -c और ये कैंसिल हो जाएगा -1, तो c की वैल्यू 1 आ रही है आपके पास। c वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देने में से, 3 1 प्लस 2d इक्वल टू 3, ये 3 उधर जाके माइनस होगा तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप इसको मैट्रिक्स को, क्योंकि आपका मैट्रिक्स इस टाइप का है, a b c d ये वैल्यू फाइंड कर लिया, तो h ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास बन जाएगी, a की वैल्यू 0 है, b -1 है और c 1 है और ये 0, तो ये मैट्रिक्स है वो। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से इस तरह से आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस टाइप की। तो आप देखें इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट, अब ये क्योंकि नीचे ड्रैग होकर जो है ये ग्रिड से बाहर चला जाता था, इसलिए मैंने इसे छोटा कर लिया थोड़ा सा फॉन्ट इसकी, तो आप इसको अंडरस्टैंड करें। ट्रांसफॉर्मेशन m इज अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू ये लाइन है और a की रिफ्लेक्शन बन रही है इस लाइन के अंदर, तो रिफ्लेक्शन तो मिरर इमेज होती है, तो इसके अंदर जब बनेगी उस लाइन को, यानी कि जो रिफ्लेक्शंस की लाइन है इसको m से रिप्रेजेंट किया उसने। ट्रांसफॉर्मेशन r इज अ रोटेशन 180 अबाउट 0 0, और रोटेशन जो है वो फिर 0 0 ओरिजिन के अबाउट रोटेशन r बन रही है। a इज मैप ऑन टू ट्राइंगल d सच दैट r m a इक्वल टू d, यानी कि जब ट्राइंगल ए पे एम अप्लाई होता है फिर उसकी इमेज जो बनती है उस पे आर अप्लाई करते हैं तो वो डी ट्राइंगल बनता है आपके पास। तो आप उसको ड्रॉ करें, तो इनसाइड आउट पहले हम ए पे x इज इक्वल टू 2 आपका मिरर है, तो ये ए की रिफ्लेक्शन ये देखें 1 by 1 बिल्कुल मिरर इमेज। रिफ्लेक्शन में जो पॉइंट होता है, जो ओरिजिनल बॉडी होती है, वो मिरर के अंदर उतने ही फासले पे शिफ्ट हो जाती है। तो आप इसको, और भी तरीके हैं करने के, लेकिन आप इसको मिरर टाइप कीजिए, ये इधर आ जाएगा। इसी तरह ये 2 यूनिट है मिरर से, तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला पॉइंट आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल उसका ओरिएंटेड, ये आपका बिल्कुल ऑपोजिट ओरिएंटेड, यानी कि जैसे मिरर में आपका लेफ्ट उसका राइट होता है, तो इसी तरह से ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा। आपका शेप जो है, आपका चेहरा जो है मिरर की तरफ होता है, तो इसका और आपकी इमेज का चेहरा आपकी तरफ होता है, तो दोनों एक दूसरे के ये अपनी डेफिनेशन को प्रिजर्व नहीं करते, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी इसकी। ये अब इसको हमने करना है रोटेशंस, तो आपके पास फॉर एग्जांपल इसको हम ए डैश कह देते हैं, ए डैश, तो आपके पास आर ऑफ ए डैश ये हमें फाइंड करना है, और ये है रोटेशन 180 अबाउट 0 0। 180 पे ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक साइड से दूसरी साइड पे चला जाता है, तो ये बिल्कुल इस साइड पे चला जाएगा, तो हर पॉइंट 180 पे ये बिल्कुल ये आपका जो है ना 180 एंगल्स पे, ये ओरिजिन है, सेंटर है, इसके साथ 180 एंगल इसी लाइन के ऊपर बनेगा यहां से ये, तो ये 2 यूनिट अबव है तो ये यहां आ जाएगा 2 यूनिट पे, वो 5 पे है तो वो -5 पे आ जाएगा, और ये आपका 180 इसके साथ यहां से ये 1 और 2 पे इसके सामने यहां आ जाएगा ये, तो ये ट्राइंगल आपकी इस टाइप की हो जाएगी। हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, तो ये इस टाइप की ट्राइंगल आपकी ये फॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल ये ट्राइंगल आपकी डी है, ये डी ट्राइंगल आपकी फॉर्म होगी। रोटेशंस के लिए, रिफ्लेक्शंस के लिए
और ट्रांसलेशन और इनलार्जमेंट के लिए आप मेरी वीडियो जो है वो लाजमी देखें, आजम हुसैन मैथमेटिक्स पे। तो वहां से आपको ये सारे मेथड मैंने एक्सप्लेन किए वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया है, इसको बिल्कुल इसी तरह से अगर समझ आए तो दोबारा देखें, और साथ साथ इसके जो टॉपिक वाइज वीडियोस है उनको भी लाजमी आप अंडरस्टैंड करें और उसे ऑन करें और उसको जो है देखें, और बाकी लोगों को भी बताएं ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो सके। जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, वन थिंग मोर, कि अगर आप, सॉरी ये मैंने किया था कि अगर फॉर एग्जांपल फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे अपने सॉल्यूशन या क्वेश्चंस की वीडियोज भेज सकते हैं, और अपने बारे में थोड़ा सा बता के कि जी आपने ये किया था और आपको समझ नहीं आया, तो मैं जैसे एज सुन एज पॉसिबल हुआ आपको उसका आंसर या एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगा। और आप बाकी लोगों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज।